आज देश में 1,68,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। हर अगला दिन पिछले दिन का रिकॉर्ड तोड़ रहा है और इस रिकॉर्ड को बनाने में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो वो है लापरवाही का। जी हां, देश भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें देखकर लग रहा है कि लोगों को कोरोना से कोई डर ही नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्यों कोरोना से डरना बेहद जरूरी है आपके लिए। ये सिर्फ दो तस्वीरें नहीं हैं, ये देश में कोरोना के बढ़ते खतरे और उससे सीख नहीं लेने का सबूत है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज की जगह नहीं बची, लेकिन इसका कोई फर्क उन लोगों पर नहीं पड़ता जिन्हें कोरोना अभी तक हुआ नहीं है। अगर फर्क पड़ता तो यूं बाजारों में भीड़ नहीं होती, यूं कोरोना को नजरअंदाज कर अपनी जान दांव पर नहीं लगाई जाती। आइसोलेशन में डालिए, कहाँ भी डालना है मेडिकल प्रोटोकॉल के अंदर, तो आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं, ठीक ना। इनको क्या क्या और चाहिए इनको दिलवाना, मैं देख रहा हूँ क्योंकि लोग अब रोडों पे बढ़ रहे हैं। अगर कोरोना का इतना ही डर होता तो मास्क पहने जाते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता, यूं वायरस को शरीर में घुसने की दावत न दी जाती। अगर लोगों को महसूस होता कि इस बार कोरोना का खतरा कितना बड़ा है तो वो इससे बचने का हर उपाय करते, ना कि यूं अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करते। कोरोना के लगातार मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी सार्वजनिक जगहों पर लोगों की भीड़ नजर आती है और वहां पर कोरोना नियमों का उल्लंघन नजर आता है। एक तरफ ये बढ़ते हुए मामले, दूसरी तरफ ये भीड़। ये दादर सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सुबह से लेकर लगभग 9-10 बजे तक इसी प्रकार की भीड़ नजर आती है। सब्जी मंडी में लोग सब्जी लेने के लिए उतरते हैं और एक दुकान पर इसी प्रकार से लोग जमा हो जाते हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होता है, ना ही बहुत से लोग मास्क लगाते हैं। कुछ लोग अगर मास्क लगाते हैं तो वो अपनी हुंडी तक मास्क को खींचकर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है। अगर कोरोना से अभी तक आपको डर नहीं लग रहा हो तो जरा नागपुर के अस्पताल की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। एबीपी न्यूज अस्पताल के भीतर की तस्वीरें नहीं दिखाता, लेकिन ये तस्वीर दिखानी इसलिए जरूरी हो गई क्योंकि हालात कितने भयावह हैं, इन तस्वीरों को देखने से ही इस पर यकीन होगा। हालात ऐसे हैं कि एक बेड पर कोरोना के 2-2 मरीजों को रखना पड़ रहा है। स्थिति ऐसी बिगड़ी कि पहली बार डॉक्टर मरीजों की खातिर धरने पर बैठ गए क्योंकि अस्पताल में सुविधाएं इतनी खराब हैं कि इलाज करना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे जो बेड्स हर पेशेंट को नहीं मिल रहे। जो भी इन पेशेंट आ रहे हैं उनको किसी को बेड नहीं मिल रहा, प्रॉपर O2 नहीं मिल रहा। जो हमारी O2 यानी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा। जो हमारी 20 बेडेड कैजुअलिटी है वहाँ पे हम 60 पेशेंट संभाल रहे हैं, तो उसके एक बेड पे हम अप्रोक्स 3 पेशेंट संभाल रहे हैं। 3 पेशेंट को हम जो ऑक्सीजन देना एक पेशेंट को लगता है 100% देना पड़ता है, उसमें हम 3 लोगों को डिवाइड करके देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट का इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? एक बेड पे 3 पेशेंट्स अपन रख रहे हैं, उसमें से 2 पेशेंट्स अगर पॉजिटिव आते हैं तो तीसरा पेशेंट उन दोनों को एक्सपोज हो रहा है। तो लेकिन क्या एक बेड पर 3 पेशेंट्स बैठ पा रहे हैं या कहाँ रख रहे हैं आप पेशेंट्स? नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी खराब कंडीशन है कि हमें उसमें एडजस्ट करना पड़ रहा है पेशेंट को। अगर अभी तक आपको कोरोना से डरने की कोई वजह नहीं मिली तो आपको पुणे की तस्वीर दिखाते हैं। पुलिस के साथ जो लोग बहस कर रहे हैं उन्हें कोरोना से इलाज के लिए एक इंजेक्शन की जरूरत है जिसका नाम है रेमडेसिविर, लेकिन यहाँ पर इसकी शॉर्टेज हो गई है। लिख दिया गया है कि इंजेक्शन है ही नहीं। सर, मेरा पेशेंट बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में है, उनको 12 घंटे का टाइम दिया हुआ है सर। सोलापुर से अभी यहाँ पे अगर मुझे इंजेक्शन मिलेगा तब मैं वहाँ पे जाके सोलापुर में जाऊंगा, मेरे को फिर जाने के लिए कम से कम 4 घंटे लगेंगे। अब मेरा भाई गया तो ये सरकार जिम्मेदार रहेगी या कौन जिम्मेदार रहेगा? लेकिन अभी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस है, उनको तो एटलीस्ट इंजेक्शन दिया जाए, एटलीस्ट एक इंजेक्शन दिया जाए। डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है मेरे पास नहीं है, तो हम जाएंगे कहाँ पे?
अवेलेबल तो रेमडेसिविर तो चाहिए ना, अगर नहीं मिला तो पेशेंट का इधर उधर हो गया तो कौन जिम्मेदार है इसका। छिंदवाड़ा में मेरा है ना 3 पेशेंट जादेवाड़ी में है ना एडमिट है। हम लोगों को ये बोल रहे हैं, हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि लेके आओ आप इंजेक्शन, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं है हमारे पास, और ब्लैक वाले के पास है ना मिल रहा है। कल मैं 3 इंजेक्शन 10,000 से लेके आया था, उनको मिल रहा है और हमको क्यों नहीं मिल रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर लोग उनको दे रहे, हमको नहीं दे रहे। महाराष्ट्र में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 63,294 नए मामले आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से महाराष्ट्र में 349 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में इस वक्त 5,56,587 एक्टिव केस हैं। केंद्र सरकार की टीम ने 30 जिलों का दौरा किया है और फिर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। मुश्किल में सिर्फ महाराष्ट्र है ऐसा नहीं है, दिल्ली में भी हालात लगातार खराब हो रहे हैं। वजह यहां भी वही है, ना तो लोग घरों से बाहर निकलना कम कर रहे हैं, ना मास्क पहन रहे हैं और ना ही कोरोना से बचने का कोई दूसरा उपाय ही कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना का डर जो है वो दिल्ली पर मंडरा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ दिल्ली में एहतियात बरतते हुए लोग नजर नहीं आ रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली की ओखला थोक मंडी में हैं। भैया मास्क नीचे क्यों किया हुआ है? मास्क ऊपर लगातार अनाउंसमेंट हो रही है भैया, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। रुक जावे वैसे ही रपट जाने से वो रपट जाता है। कोरोना नहीं है, आपको लग रहा है कोरोना है ही नहीं? कोरोना है नहीं कुछ भी। तो देखिए रवैया देखिए यहाँ पर लोगों का कि कितना ज़्यादा लापरवाह है। यहाँ पर अन्य लोग जितने आपको नज़र आएंगे उनका मानना ये है कि कोरोना है ही नहीं। क्या नाम है आपका और मास्क कहाँ है आपका? जेब में। जेब में क्यों है आप, और ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं आप? अभी हटाया था। बिगड़ते हालातों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इमरजेंसी बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कई सारे आदेश दिए हैं। दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया गया है। कई सरकारी और निजी अस्पतालों को कोविड अस्पतालों में बदलने की बात कही गई है। पिछले 24 घंटे में 10,774 नए केस आए हैं, जबकि 48 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के अभी 34,341 एक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार जिस तरह बढ़ रही है उसे देखकर यही लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में हालात विस्फोटक होने वाले हैं। इसलिए एबीपी न्यूज आप सबसे अपील करता है कि मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और जितना हो सके भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। एक तो कोरोना की दहशत और दूसरा लॉकडाउन का डर। देश का एक वर्ग ऐसा भी है जो इन दोनों के बीच पिस रहा है। उसे डर इस बात का भी है कि कहीं कोरोना ना पकड़ ले, और डर इस बात का भी है कि अगर काम नहीं मिला तो खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे। और इसी डर की वजह से मुंबई और दिल्ली के दिहाड़ी कामगारों ने घर वापसी शुरू कर दी है। लॉकडाउन डर है, इसके लिए हम लोग गाँव जा रहे हैं। पेंटर काम करते हैं, 2 दिन तो पहले लॉकडाउन लग गया, शनिवार संडे। अभी फिर सुनने में आया कि मतलब 30 अप्रैल तक लगेगा। इसके लिए जा रहे हैं, क्या करेंगे इधर बैठ के। कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर इन जैसे हजारों लोग अपनी अपनी ट्रेन के इंतजार में हैं, क्योंकि इन्हें जितना डर कोरोना का नहीं है, उससे कहीं ज्यादा लॉकडाउन का है। उत्तर भारत की तरफ जाने वाली ट्रेन के लिए यहाँ सुबह 6 बजे के बाद से ही स्टेशन परिसर में भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। मुंबई में लॉकडाउन के डर के वजह से मजदूर भारी संख्या में आज देर रात कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बाहर दिखाई दे रहे हैं। ये सभी मजदूर है अपने अपने गांव जाने के लिए। इस जगह पे उत्तर प्रदेश, बिहार, कोलकाता, सभी अलग अलग राज्यों के ये मजदूर है। मुंबई में डेली कमाने का और डेली खाने वाले मजदूर थे, लेकिन कुछ दिनों से जो कड़क निर्बंध होने की वजह से इनका जो काम था वो मुंबई में बंद पड़ा था, जिसके वजह से आने वाले समय में लॉकडाउन का भी डर इनको सता रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद ज्यादातर दिहाड़ी कामगारों का काम धंधा बंद हो चुका है, इसलिए ये सब अपने गांव वापस चले जाना चाहते हैं। डर इस बात का भी है कि अगर पिछली बार की तरह लॉकडाउन हो गया तो मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए लॉकडाउन से पहले ही गांव चले जाने में भलाई है। लॉकडाउन का ही डर है, तभी तो जा रहे हैं। हाँ, लॉकडाउन का डर है क्योंकि काम वाम तो है नहीं, खाना पीना तो है नहीं, इधर क्या करेंगे। फिर गाँव जा रहा हूँ। पहले भी भाग गया था, 22 तारीख को भागा था मैं, अभी भी जा रहा हूँ। काम नहीं, कंपनी चालू हो तो कंपनी का कोई भरोसा नहीं है, कब बंद कर दें।
लॉकडाउन का तो मन है, डर भी है, सब पब्लिक भाग रहे हैं तो हम लोग भी सोच रहे हैं निकल जाएंगे। तब के हम लोग फंस गए थे इधर, तो ट्रक में लटके गए थे, 3000 भाड़ा देकर गए थे। ऐसा ही हाल दिल्ली में दिहाड़ी कामगारों का भी है। इन्हें भी यही डर सता रहा है कि अगर लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा, ना तो काम होगा ना ही जेब में पैसे, फिर गुजर बसर कैसे होगी, क्या खाएंगे। इसलिए यहाँ से भी वो घर वापस जाने की सोच रहे हैं। हुआ तो यही सोच रहे हैं सर, जब लग जाएंगे चलिए जाएंगे, काम धंधा नहीं मिलेगा तो भूखे कितना रहेंगे। परेशानी इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है कि काम नहीं मिल रहा। कुछ कामगार तो यहाँ रहना चाहते हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन जब लगेगा तब लगेगा, फिलहाल तो काम चाहिए। सोच रहे सर घर जाने के लिए, मगर काम चले तो मालिक भी पैसे देता, बोलता भी चला जियो कल चला जियो, मगर जा नहीं पाते। अब जाएंगे, सोच रहे कल परसों निकलने वाले गाँव। काम नहीं है, कुल मिला काम नहीं है उतना, जो भी है कोरोना के डर से आदमी भी भाग रहा है। दिल्ली के आदर्श नगर में बिहार से मजदूरों की एक बड़ी संख्या पहुंची है। सहरसा के रहने वाले ये मजदूर बस में 1000 किलोमीटर से भी दूर दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन इन्हें जाना पंजाब के लुधियाना है, क्योंकि वहां भी फसल तैयार हो चुकी है, काम की कमी नहीं होगी। देश के कई शहरों में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते बाजारों में भी अब सन्नाटा पसरने लगा है। मजदूरों में, लोगों में भी एक डर बैठ गया है। कुछ लोग अपने घरों को वापस जाना शुरू कर दिए हैं, तो कुछ काम की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में खड़े हैं। यहाँ पर जो ये आप अपना सामान लेकर जो लोग पहुंचे हैं, ये बिहार के सहरसा से आए। यहाँ तक आए तो हम कहाँ जाते, बस यहाँ हमको उतारा, बोला आप बस दूसरी बस पकड़ना है, तो दूसरी बस आई नहीं है तो हम कैसे जाते। मन में तो है, आखिर करेंगे क्या, मजबूरी है हमारे पास। मन में तो सब कुछ जानते हैं जो कोरोना का लहर चल रहा है, लेकिन मजबूरी तो ले जा रहा है ना। लेकिन कोरोना की वजह से मुश्किल ज्यादा बढ़ गई है। इस मजदूर को एजेंट ने सहरसा से बस में बिठाया कि सीधा लुधियाना लेकर जाएंगे, लेकिन 3 दिन बाद ये दिल्ली तक ही पहुंच पाया है। जेब में पैसे नहीं हैं, 3 दिन से भूख प्यास ने हालत खराब कर दी है। कोई डर नहीं लगता है, कितना कोरोना है कितना नहीं है वो डर रखेंगे तो भूखे मर जाएंगे। कैसे रहेगा, ऐसे भूखे चल दिए हैं, पेट के रिजा बुझा के चल दिए हैं, क्या करेंगे। गरीब बंदा का भूखे नहीं चलेगा तो अनाज मिलेगा तब तो। इन लोगों का कहना है कि कोरोना के बढ़ने से डर तो बहुत लगता है, लेकिन काम नहीं करेंगे तो भूख मार देगी। इसलिए काम की तलाश में गांव छोड़कर इतनी दूर आ गए हैं, लेकिन अब लगता है कि वापस गांव जाना होगा। मुंबई से सत्यम सिंह के साथ दिल्ली से संवाददाता वरुण जैन की रिपोर्ट। बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में मार खाने के बाद चीन ने भारत के सामने एक दूसरा मोर्चा खोलने की प्लानिंग कर ली है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर एक सुपर डैम बनाने जा रहा है, जिसके जरिए वो भारत में आ रहे पानी पर कंट्रोल करना चाहता है। हमारी रिपोर्ट देखिए। भारत के खिलाफ चीन की सुपर डैम वाली चाल। चीन ने किया ब्रह्मपुत्र नदी पर सुपर डैम बनाने का ऐलान। तिब्बत में यालुंगजांगबो नदी पर सुपर डैम बनाने की तैयारी में चीन। तिब्बत से बहने वाली इसी यालुंगजांगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, और ये हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की अहमियत पूर्वोत्तर भारत के लिए कितनी ज्यादा है। लेकिन अब चीन इसी के पानी को कंट्रोल करना चाहता है। चीन ने डैम बनाने की घोषणा 14वीं पंचवर्षीय योजना में की है। इसके जरिए 300 अरब किलोवाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। चीन में खपत के लिए जरूरी बिजली से ये 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा करेगा। हालांकि चीन ने अभी ये साफ नहीं किया है कि आखिर ये डैम कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, और न ही इस बात की जानकारी दी गई है कि इस सुपर डैम को बनाने में पैसा कितना खर्च होगा, यानी बजट के बारे में भी नहीं बताया गया है। जाहिर है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले सुपर डैम की वजह से भारत का चिंतित होना लाजमी है, क्योंकि अगर उसने ब्रह्मपुत्र नदी पर इस डैम को बना लिया तो इसके जरिए वह हिमालय के इलाकों और पूर्वोत्तर के राज्यों को मिलने वाले पानी को नियंत्रित कर लेगा, जिसका असर सिंचाई से लेकर पीने के पानी तक पर पड़ेगा। जानकारों के मुताबिक
ये सुपर डैम चीन में यांगसी नदी पर बने थ्री जॉर्ज डैम से भी बड़ा होगा। थ्री जॉर्ज डैम की वजह से 14 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। थ्री जॉर्ज डैम 18 साल में बनकर तैयार हुआ था और पर्यावरणविदों ने इस डैम को बनाने का विरोध किया था। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले इस सुपर डैम को लेकर पर्यावरणविदों ने भी चिंता जताई है, क्योंकि इससे पर्यावरण के इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ेगा। कई जीवों की प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। यही नहीं, ये इलाका भूकंप के हाई सिस्मिक जोन में आता है, जो इसे टिकिंग वाटर बम बना देगा। टिकिंग वाटर बम का मतलब ये हुआ कि अगर कभी भूकंप का तेज झटका आया और डैम टूट गया तो लाखों लोगों की जान पर आफत बनाएगी। यही नहीं, इसकी वजह से बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। अभी हाल ही में जब थ्री जॉर्ज डैम में पानी का स्तर बढ़ा और यहाँ से पानी छोड़ा गया तो निचले इलाकों में जबरदस्त बाढ़ आ गई थी। अब देखना होगा कि चीन के इस सुपर डैम के खिलाफ भारत किस तरह का रुख अपनाता है।